हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग जो सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के जो हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं, देखते हैं आज का गद्यांश। सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। गद्यांश है, घायल बाज फिर उड़ना चाहता था। उसने किसी तरह साहस बटोरकर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाकर उड़ने के बाद नीचे गिर गया। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे आ गिरा। सांप कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैं भी जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। लोग मिलकर गा रहे थे, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जो गद्यांश हम लोगों ने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। तो कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः हैं। तो इस तरीके के देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को खुद से तैयार करने रहते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो गद्यांश थे यानी उसको पढ़कर देने होते हैं। तो कीमती रस में दोनों शब्द क्रमशः हैं संज्ञा सर्वनाम या उद्देश्य विधेय या विशेष विशेषण या विशेषण विशेष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है विशेषण और विशेष, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्योंकि देखिए, कीमती रक्त में कीमती शब्द विशेषण है। क्या है? तो कीमती शब्द विशेषण है, और जो रक्त है वो क्या है? जो रक्त है वो विशेष है। इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और निडरबाज उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। तो संबंध कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? ओ निडरबाज, यानी कि
संबोधन कारक होता है। इसमें संबोधन कारक इसको भी समझ लेते हैं, जिसमें किसी को बुलाने और या सचेत करने का भाव प्रकट हो। आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने का बोध होता है या संबोधित करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिसमें किसी को पुकारने, बुलाने का भाव प्रकट हो। अब जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है? ओ निडर बाज, तो बाज को क्या किया जा रहा है? पुकारा जा रहा है, उसको संबोध किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? संबोधन कारक। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे नहीं है देखना है, पहले ये देख लेते हैं क्या उपयुक्त है, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद जो नहीं है वही राइट आंसर होगा। ता उपसर्ग है, एक वचन है, संज्ञा है, भाववाचक है। तो इसमें समझ लेते हैं, ता उपसर्ग है स्वतंत्रता में। देखिए स्वतंत्रता में ता उपसर्ग है। अब देखिए उपसर्ग को पहले समझ लेते हैं। उपसर्ग मतलब होता है आगे। अब ये जो ता है आपका यहाँ पे तो नहीं लगा है, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया? ये उपसर्ग नहीं है, ये क्या है? ये प्रत्यय है। क्या है? तो प्रत्यय है। तो इसका मतलब यही गलत हो जाता है ना। और नहीं है, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है, तो आपका ता उपसर्ग यहाँ पे इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है, ना कि उपसर्ग। और देखिए आपका स्वतंत्रता एक वचन हो जाता है, संज्ञा हो जाता है और भाववाचक हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्योंकि उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, उसे अपनी निडरता का प्रमाण देना था। अभी आपने गद्यांश पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग ऐसा तो कुछ भी नहीं था। उड़ना उसकी विवशता थी, तो ऐसा भी नहीं था। इससे वह शीघ्र अच्छा हो सकता, तो ये भी आपके गलत हो जाते हैं। उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है, और ना कि वो सोने के, अगर आप सोने के पिंजड़े में भी पक्षी को बंद कर दें तो वो सोने का पिंजड़ा भी उसके लिए बेकार होता है, क्योंकि वो सोने का तो है लेकिन वो पिंजड़ा है, वो वहाँ पे कैद है। और कोई भी पक्षी तो कोई भी इंसान कैद में नहीं रहना चाहता है, ठीक है ना। तो उसने अपनी जान दे दी, लेकिन क्या, उसने आज़ादी को अपनाया और भर पाया। मैं तो सांप के इस कथन का आशय है, आनंद आ गया अब बैठा रहूंगा, समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा, देख लिया अब नहीं देखूंगा, मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा। तो इसमें जो सांप का यानी मन भर गया, सांप ने इस कथन का आशय क्या दिया है? मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। तो वहाँ ढेर सारी रोशनी है, तो ऐसा तो नहीं सांप ने माना। वहाँ कोई आधार नहीं है, और क्या है कि वहाँ कोई आधार नहीं, वहाँ सुख ही सुख है, तो इस चीज़ को तो नहीं माना था ना। तो देखिए वहाँ सुख ही सुख है और वहाँ कोई आधार नहीं है, तो क्या चीज़ माना था? आकाश के बारे में वहाँ सुख ही सुख है, यह कथन सांप असत्य मानता है, क्योंकि वहाँ सुख ही सुख है, इस कथन को मानता, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है यानी कि थर्ड है, तो केवल बी में थर्ड है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, सांप सोचने लगा, बाज अभागा था क्योंकि आज़ादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी, प्रयास करने पर भी वह उड़ नहीं पाया, उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा, वह बहुत घायल हो गया था। तो सांप सोचने लगा था, देखिए गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या है कि सांप सोचने लगा था कि आज़ादी के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं,
सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे, लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रशंसा तो कर ही नहीं रहे थे। घायल बाज उड़ने लगा था, तो जी नहीं, घायल बाज नहीं उड़ने लगा था। सूरज की किरणों से समुद्री जल झिलमिला रहा था, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाता है। लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे, तो आपका ये आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 9 से 15 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। यह संभव नहीं कि बिना अड़चन और चुनौतियों के दैनिक कार्य या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। जो इन अप्रिय अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखेंगे, उनके लिए जीवन अभिशाप बन जाएगा। वे पग पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे, और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से भी वे वंचित रह जाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों में संयत धीर व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती हैं। हम जीवित हैं तो कठिनाइयाँ चुनौतियाँ आएंगी ही, किंतु स्मरण रहे, कठिनाइयों और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं, बल्कि ये हमें सुदृढ़ करने के माध्यम है। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष है कि वे कठिनाइयों से निपटने में उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग अवश्य होता है जो सामान्य अवस्था में सुषुप्त निष्क्रिय पड़ी रहती हैं और दुष्कर परिस्थितियों से जूझने पर ही सक्रिय स्थिति में आती हैं। सुधी जन को यह पता होता है। अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रोजर्स ने कहा, कठिनाइयों से उबरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है। समस्याओं से नहीं जूझेंगे तो ये विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से छीड़ हो जाएंगे तथा व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में सक्षम हो जाएगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे, मगर यह असमानता आरंभिक स्तर की है। आंतरिक या मूलगत भाव से एक व्यक्ति की दूसरे से कोई भी भिन्नता नहीं है। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषय की ओर भागता है, उसके लिए मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती हैं। इसी बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरे के प्रति अपनी पवित्र या शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्तियों की मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं गद्यांश के अकॉर्डिंग। लेखक का कथन है कि आंशिक आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती है। हमें कौशलों और जानकारियों का उपयोग करना होता है। हम सब लोग एक साथ सोचते हैं, मनुष्य विषयों की ओर भागता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी कि एक दूसरे से कोई भिन्नता नहीं होती है, क्योंकि सभी का जीवन एक जैसा होता है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव के एक दूसरे से यानी कोई भिन्नता नहीं होती है। सभी जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें बाधा आती है। जो दैनिक जीवन जीते हैं वो ऐसा नहीं है कि बिना बाधाओं के वो अपना पूरा दिन और पूरा सप्ताह और पूरा महीना बिता लेते हैं, क्योंकि बिना बाधा के तो कोई काम होता ही नहीं और सभी के साथ ऐसा होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक के साथ किसी एक के साथ नहीं होता ऐसा सभी लोगों के साथ होता है। उसके बाद क्वेश्चन है,
निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द। अब यहाँ पे विपरीतार्थक यानी अपोजिट यानी उल्टा, विपरीत, तो निष्क्रिय का आपका सक्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय मतलब नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और जो है सक्रिय मतलब पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा, उसे सुझाव देकर, उसे समझाकर कि सुख दुख अभिन्न है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अन्य व्यक्तियों के मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा संभव है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है। शिकायत करना कोई अच्छी आदत नहीं है। सुखों के साथ दुख भी आते हैं और दैनिक कार्य संपन्न होते रहते हैं। यानी यहाँ पे देखिए, सुखों के साथ दुख भी आते रहते हैं। गद्यांश को पढ़ा, गद्यांश के अकॉर्डिंग देखिए, सुखों के साथ दुख भी आते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? जो जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानते हैं या जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं, जो शिकायतें ही करते रहते हैं, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार रहते हैं। तो देखिए, इसमें लेखक ने क्या बताया है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं, अड़चनें आती हैं, और लेकिन हम क्या करते हैं, उनको हम निपटाते हैं, उनसे हम लड़ते हैं, जूझते हैं, और उसके बाद उसमें सफलता पाते हैं, और वो जो जायका मिलता है, जो मज़ा आता है। क्योंकि जब आप देखिए कोई चीज़ को पा लेते हैं और सरलता से अगर कोई चीज़ को पा लेते हैं तो उसका जायका, उसका स्वाद नहीं होता है। लेकिन जब चीज़ों को हम संघर्ष करके और उसके बाद उस चीज़ को प्राप्त करते हैं तो उस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। उसमें मनुष्य क्या करता है, जब वो खुशी मिलती है तो उसमें मनुष्य हंसता नहीं है, उसमें मनुष्य रोता है। क्योंकि उसको सफलता भी मिलती है फिर भी उसको रोना ही आता है, हंसी नहीं आती है। क्योंकि वो ये सोचता है, हमने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, इतनी अड़चनों को पार किया, उसके बाद हमको सफलता मिल ही गई। तो वो जो जायका होता है वो जायका अलग ही होता है, यानी वो मज़ा अलग ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार रहते हैं, क्या होता है, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार रहते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। उसके बाद और इसमें देखिए क्या दिए हैं, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, और जो जूझने को तैयार नहीं रहते हैं तो उनको सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि वो तो लड़खड़ा जाते हैं कि हर वक्त शिकायतें ही करते रहते हैं, हाय हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, और हम बहुत बुरे हैं, हमारा भाग्य नहीं साथ दे रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, भाग्य को बनाना होता है, वो भी अपनी मेहनत से। तो इसमें लेखक यही बता रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है हमारा दृष्टिकोण बदलना, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनाना, हमें तोड़ गिराना, हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करना। तो लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन हमें सुदृढ़ करने का माध्यम है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार यह असंभव है कि संघर्षों के बाद हम आनंदों से वंचित रह जाएं, फूलों के साथ कांटे ना मिले, किसी के जीवन में सदा सुख ही सुख है, यानी सुख रहे, बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका बिना अड़चन के कार्य होते चले जाएं, यानी लेखक के अनुसार यह असंभव है कि कोई भी कार्य किया जाए अगर उसमें अड़चन ना आए तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये असंभव बात है, अड़चन आती ही आती हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, यानी इसमें देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और स्वदेशीपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है क्या है? तो कहानी, कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग और पाठ्य पुस्तक के
अभ्यास। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, यानी कि देखिए जहाँ पे परिवेश की बात आती है तो उससे राइट आंसर यानी उससे परफेक्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बच्चों को ठंडे पेय पदार्थ यानी पेय पीने की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, या बच्चों के लिए बहुत जटिल है। तो इसका जो आंसर हो जाता है, आंसर की तरफ चलते हैं कि बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ना। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना या समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, या आपका ऑप्शन है व्याकरण के नियम सिखाना या प्रयोग करना, और विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय यानी परिचित कराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं या बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अनुतान है या लिखने हैं या उच्चारण है या अवबोध है। तो इसमें समझ लेते हैं ये क्या है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें उतार चढ़ाव हो रहा है। तो उतार चढ़ाव के लिए क्या है? तो अनुतान। अब अनुतान के बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसमें अनुतान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? जब वाक्य के उच्चारण में, हाँ देख लीजिए, जब वाक्य के उच्चारण में उतार चढ़ाव, क्या उतार चढ़ाव होता है तो वह क्या होता है? तो वह अनुतान होता है। क्या होता है? तो वह अनुतान होता है। याद रखिएगा कि जब उतार चढ़ाव का भाव प्रकट हो तो उसमें क्या होता है? तो अनुतान होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? तो लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए, या खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है, या खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? तो इसमें आंसर देख लेते हैं कि घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताएं। तो इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो घर में बातचीत करके। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता या भाषा का सौंदर्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है? भाषा का परिवेश। यानी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो भाषा का परिवेश। और जहाँ पे परिवेश हो उससे बेस्ट आंसर कोई नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहीं पे आपका परिवेश आता है, अच्छा माहौल आता है, अच्छा वातावरण आता है, इस तरीके के जो भी वर्ड आते हैं
और जहाँ पे लचीलापन आता है शिक्षा में, बच्चे खुद करके सीखते हैं, वो जो आपके ऑप्शन होते हैं उसको आप देखते ही उसको राइट कर दें, ठीक है ना। और जैसे कि रटना हो गया, पढ़ना, रटना हो गया आपका ना, जो रटना होता है वो नेगेटिव में आता है, जहाँ पे आपने रटने को देखा उसको आप कट कर दें, ठीक है ना। इस तरीके से दंड देना, सज़ा देना, मारना, डांटना, ये भी आपके नेगेटिव हो जाते हैं। जहाँ पे इस तरीके के भी वर्ड आ जाते हैं आप उसको कट कर दें, यानी वो आपका गलत है। और हाँ देखिए, एक चीज़ और बताते हैं कि केवल, जो केवल शब्द है पहले आपका नेगेटिव होता था, बिल्कुल ही वो नेगेटिव था, लेकिन अब 50% पे है। कभी कभी वो नेगेटिव हो जाता है और कभी वो पॉजिटिव भी हो जाता है। तो जब कभी केवल आए आपके क्वेश्चंस में तो आप उसको अच्छे से, 4 ऑप्शन आते हैं, चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखिए। उसके बाद ये नहीं कि केवल वाले ऑप्शन है उनको सबको कट कर दिया, और कभी कभी क्वेश्चन चारों ऑप्शन में केवल होता है, तो ऐसे नहीं है, उसको समझ के आप उसको करिएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना है, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है कि जो दीप्ति हैं वह कक्षा 8 के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा है। तो इसमें बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो व्यवसाय, भाषा, स्मिता या व्यक्तित्व। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की यहाँ पे बात हो रही है, किसकी? तो 2005 की बात हो रही है। और इसमें बच्चे डैश का सबसे समृद्ध संसाधन तो व्यक्तित्व है। क्या है? तो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो सिलसिला आएगा, सीरत आएगा, सिमत आएगा या सिरजती आएगा। तो आपका इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो सिमत होगा। और समझ लेते हैं इसको। इसमें देखिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और शब्दकोश में सबसे पहले सिमत आएगा, तत्पश्चात यानी उसके बाद सिरजती आएगा। सिरजती आपका सेकंड नंबर पर आएगा। और सिलसिला देखिए आपका आएगा, फिर आपका सिलसिला आएगा, और 4 नंबर पर आपका सीरत आएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भिन्न भिन्न समास, भिन्न भिन्न छंद, भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग, भिन्न भिन्न भावभूमि। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें देख लेते हैं भिन्न भिन्न भावभूमि, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था है, नियमबद्ध है या तार्किक है या सरल है या जटिल है? तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? तो नियमबद्ध व्यवस्था है, इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौन पठन, संवादी यानी संवाद अदायगी या उच्चारणगत शुद्धता या नाटक के शास्त्रीय तत्व? तो इसका आंसर समझ लेते हैं। इसमें आपका संवाद अदायगी, क्योंकि देखिए नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद अदायगी हो जाता है। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी? तो रहस्य, रोमांस, पशु पक्षी, परी कथा या राजा रानी? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो रहस्य रोमांस, यानी रहस्य रोमांच हो जाता है। यानी कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो रहस्य रोमांच।
उसके बाद चलते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। तो सबसे यहाँ पे जो कम प्रभावी है उसको देखना है। तो आपका बातचीत हो जाता है, श्रुतलेख हो जाता है, प्रश्न निर्माण हो जाता है और अवलोकन हो जाता है। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, बातचीत करना तो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बातचीत तो आपका नहीं होगा क्योंकि ये कम प्रभावी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है। उसके बाद प्रश्न निर्माण, जब हम बातचीत करेंगे तो उसके बाद प्रश्न निर्माण भी करेंगे, यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चंस भी बीच बीच में करते रहेंगे। उसके बाद उसका अवलोकन भी। लेकिन श्रुतलेख, जो श्रुतलेख यानी डिक्टेशन यानी इमला, तो ये कम प्रभावी है। क्या है? तो ये आपका कम प्रभावी है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो आज के वीडियो में आपने देखा, जो आज की क्लास थी उसमें आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस, यानी कि आज की सीरीज़ में 30 क्वेश्चंस को पढ़ा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज़ हम आप तक पहुंचा सकें और आप लोगों को बेनिफिट दे सकें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।